औरतों पे क्या क्या जुल्म हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर। मगर जी क्या ये भी तो एक क्रिटिसिज्म आता है फेमिनिस्ट थ्योरी और फेमिनिज्म पे पाकिस्तान के अंदर कि ये सिर्फ अमीरों के शौक, फेमिनिस्ट ये औरतों की आजादी से खानदान तबाह हो जाते हैं। Mhm. How do you respond to that? Well, I will disagree with you and I will fight with you about it, and I will stop at that point. I will not listen to your point of view because I do not want to listen to your point of view. The big question, Pakistan ka matlab kya, la ilaha illallah. What does it actually mean? India is a much bigger economic power than Pakistan, much bigger. कि मेरी अम्मी मुझसे पूछती हैं तुम हिंदू हो गए हो, पर्सपेक्टिव कि अगर मैं नमाज पढ़नी हूँ तो आप मुझे ये ना बताएं कि मैंने ये गलत किया या मैंने वो गलत किया. आप just accept it for what it is. आपके ख्याल में क्या कोई हिंदू रेज बॉय भी होगा जो कि भगवा डाल के हाथ में तलवार लेके चीख रहा है जय श्री राम, या कोई क्रिश्चियन रेज बॉय भी होगा जो कि स्किन हेड है, has got tattoos and wants to kill all Muslims? Frankly, कोई बुद्धिस्ट रेज बॉय भी हो सकता है जो कि रोहिंग्या में जुल्म कर. I mean, is this rage and religion connection, is this a manifestation that you see happening for men or perhaps also for women? जो बेटा पैदा होता है लड्डू बांटे जाते हैं, जब कोई बेटी पैदा होती है तो फिर लोग ये कहते हैं यार दोबारा कोशिश कर लेना. अभी आपने बात की जायदाद में बराबर हिस्सा मिले, मेरे ख्याल में मैं ये बात ना ही करूं वरना कोई सर काटने के लिए आ जाएगा जी कि औरत को हिस्सा बराबर कैसे मिल सकता है. Because of the शादी phenomenon, which is, you then get into, फिर आपका arranged marriage आ जाता है या आपका forced marriage आ जाता है या आपकी cousin marriage आ जाती है. ये तो जी सांपों की पटारी है जो कि अगर हम खोल के बैठ जाएंगे तो आपने सही कहा अगले 2 घंटे में इसी बारे में बात करते रहेंगे. देखिए जी ये तो शायद हमने पाकिस्तान में सब ने देखा हो कि we've seen girls being told to shut up and sit down. ये तो एक कॉमन एक्सपीरियंस है एक पाकिस्तान की लाइफ का. डाटा शो करता है 100% of women in Pakistan have faced some form of sexual harassment or sexual abuse. Like exception कोई भी नहीं है. बेनज़ीर भुट्टो से लेकर सड़क पे चलने वाली भिखारिन तक have faced that in Pakistan. मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मुझे वो कमेंट मारते रहते हैं कि भाई तुम लोगों के नाम अरबी में होते हैं, जुबान पे उर्दू होती है, शादियों में तुम्हारे बॉलीवुड बजता है और जाना चाहते हो तुम लोग अमेरिका. So are Pakistanis वाकई are we really confused? क्या वाकई पाकिस्तान कंफ्यूज बैठा हुआ है? तो हमारी आइडेंटिटी कुछ हमेशा उसके ऑपोजिशन में लिखी जाती है, या वी ऑलवेज इमेजिन इफ पाकिस्तान इज द सेल्फ देन इंडिया इज द अदर. हमारे साथ आज हैं जी डॉक्टर आमना यकीन, एक मुमताज़ आलमी इल्मी शख्सियत, मुस्लिम ज़िंदगी, जेंडर, सिन्फ, इन सब पे इनकी गहरी नज़र है. इन्होंने 2 दहाइयों से ज़्यादा स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के अंदर लंदन में पढ़ाया है. रिसर्च, एजुकेशन आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के साथ है. पाकिस्तान के अंदर फेमिनिस्ट आइडेंटिटी, फेमिनिस्ट थ्योरी, जेंडर आइडेंटिटी एंड ऑफ कोर्स मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता. BBC, TRT, अल जज़ीरा, बहुत से चैनल्स पे इनका जिक्र हो चुका है. इन्होंने इन्फॉर्म भी किया है, एजुकेट भी किया है. लीडिंग रिसर्चर एंड लीडिंग फेमिनिस्ट थ्योरी की रिसर्चर, मुकम्मल अबूर इन चीज़ों पे इनको. आपकी किताब फ्रेमिंग मुस्लिम्स जो कि मगरब में मुसलमानों की तस्वीर कशी के ऊपर लिखी गई है, इट्स अ सेमिनल वर्क. उसकी कॉपी पढ़ी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. आपके बारे में मेरे एक इंडियन दोस्त ने कहा था कि डॉक्टर आमना शायद पाकिस्तान की वाहिद एकेडमिक है जिनकी बातें सुनकर नींद नहीं आती. तो जी आपने ऐसा क्या होशरुबा कह दिया है जो कि इंडिया को नींद भूल गई है? थैंक यू उस्मान फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट. और ये एक बहुत दिलचस्प बात है जो मैंने पहली दफा सुनी है. मुझे मालूम नहीं है. चलिए जी, एक और बात जो आपने साथ पहली दफा सुनी हो. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. जब आप बात करती हैं एजेंसी की, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ एजेंसी? अगर मैं 5 साल का बच्चा हूँ और आप कह रही हो कि खवातीन को पाकिस्तान में एजेंसी नहीं मिलती और मिलनी चाहिए, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ एजेंसी टू अ चाइल्ड? बच्चे को आप क्या कहेंगे, एजेंसी क्या होती है? एजेंसी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आप 5 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं तो 5 साल की बच्ची, इफ आई कैन से बच्ची ओवर हियर, बिकॉज आई अस्यूम आप एजेंसी जो है एज अ वुमन मुझसे पूछें, औरत के लिए. जी बिल्कुल. as a woman, what would be agency for a woman? Right. So an agency for a woman is कि वो अपना काम खुद कर सके, वो इकोनॉमिकली जो है उसके पास एबिलिटी हो कि वो अपना खर्च खुद कर सके, उसको कि उसके पास इनहेरिटेंस राइट्स हों, ठीक,
उसके पास इक्वालिटी हो, उसको वही मिले जो उसके भाई को मिले या जो बहन आपस में जो भी होती हैं चीज़ें, उसको ट्रीटमेंट घर में वही मिले जो उसके भाई को मिलती है, उसकी बहन को भी वही मिले। उस उसकी पैदाइश पे उतनी ही खुशी मनाई जाए जितनी बेटे की पैदाइश पे मनाई जाती है मगर और मिस पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पाकिस्तान में बेटा पूजा होती है, जो हुँ, बेटा पैदा होता है लड्डू बाँटे जाते हैं। जब कोई बेटी हुँ, पैदा होती है तो फिर लोग ये कहते हैं यार दोबारा कोशिश कर लेना। अभी आपने बात की जायदाद में बराबर हिस्सा मिले, मेरे ख़्याल में मैं ये बात ना ही करूँ वरना कोई सर काटने के लिए आ जाएगा जी कि औरत को हिस्सा बराबर कैसे मिल सकता है। ऑल दीज़ थिंग्स शो कि पाकिस्तान में ख़वातीन के पास एजेंसी नहीं है। और फ्रैंकली अगर आप डेटा उठा के देखें तो जेंडर इक्वालिटी हमें ख्याल में माशाअल्लाह 148 में से हम 148 पे आ चुके हैं। वी हैव मेट आवर गोल्स जो हमारा एम था कि वी नीड टू बी द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। वेयर डू यू सी पाकिस्तान स्टैंडिंग इन दोज़ सिचुएशंस? हुँ, हुँ। देखें फिर मुश्किल सवाल आ जाता है दीन का, ठीक? हमारे कि पाकिस्तान हाउ डू यू हाउ डू यू बैलेंस रिलिजियस बिलीफ एंड राइट्स? तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इनहेरिटेंस में ये एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ it's a like big thing that people use in terms of how to divide up inheritance and that people believe in because it's belief. It's not just something I can say कि rationally आपको ये करना चाहिए क्योंकि जो सेक्युलर सिस्टम है जो जस्टिस सिस्टम है उसमें आप यही करेंगे, ठीक है? एंड लोग कहेंगे कि मैं हम बेटियों को अपनी लाइफ में वो उनको अच्छी तरह या उनको पूरी तरह वो ही राइट्स देंगे जो हम अपने बेटों को देंगे, लेकिन ये तो वो हमारा एक हुक्म है जो हम पूरा करना है हमने इस्लाम के लिहाज से, ठीक? आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट, लेकिन लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। अगर आप डिवोर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है? एक औरत जो है उसके पास इस्लाम में ये इजाज़त है या राइट है कि आप खुला ले सकते हैं, ठीक है? यू यू कैन Hmm. गेट डिवोर्स्ड एज़ अ वुमन। लेकिन आपकी जो उसमें व्हाट डू यू फॉरफिट? What do you give up in terms of your rights to property, your rights to possession, your rights? You give up a lot. You don't get a जी, you lot do. in return. You get your जी। life, and of course, life and property. They're very different things. And human life की मैं ये बात devalue नहीं कर रही कि human life एक कम चीज़ है, लेकिन हुँ। आपको पता है कि हम अगर हमारे पास ability नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं जब हमारे पास इकोनॉमिक एबिलिटी नहीं है कि हम जी। जाके मैं अपना घर नहीं खरीद सकती या घर मेरे नाम में नहीं है या मैं अपनी जॉब पे अगर मुझे जॉब मिलेगी तो मुझे उसमें मुझे like what opportunities have I had to become a working professional? What are the kind of blocks that I've had? And marriage, ठीक है? It's an absolute, it's a duty, it's a familial duty, part of our जिसे कहते हैं structure, our societal structure कि उसमें शादी जो है वो आपका एक you have to do it. You have to be taking part in that to be considered quote unquote normal, right? And if you don't, then you become, something somebody that people will talk about all the time. Or anyway, so because of the shadi phenomenon, the which is, you then get into फिर आपका अरेंज्ड मैरिज आ जाता है या आपका फोर्स्ड मैरिज आ जाता है या आपकी कजिन मैरिज आ जाती है ये तो जी बहुत सी साँपों की पटारी है जो कि अगर हम खोल के बैठ जाएँगे तो आपने सही कहा अगले 2 घंटे हम इसी बारे में बात करते रहेंगे कि औरतों पे क्या-क्या ज़ुल्म हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर। मगर जी क्या ये भी तो एक क्रिटिसिज़्म आता है फेमिनिस्ट थ्योरी और फेमिनिज़्म पे पाकिस्तान के अंदर कि ये सिर्फ़ अमीरों के शौक हैं। ये भरे पेट के शौक हैं, ये वो आर्टिस्ट एक स्पेशल क्लास का शौक है फेमिनिस्ट और फेमिनिज़्म करना, जो आपकी 40% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है उसको तो पता भी नहीं कि यार इक्वालिटी होती क्या है? हम्म। आई थिंक देखें फेमिनिज्म ये एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अगर आप जाएं फेमिनिज्म का लिंक जो है वो पाकिस्तान में वुमेन्स मूवमेंट के साथ भी रहा है
सो अगर हम 1980s पे चले जाएँ वापस और हदूद ऑर्डिनेंसेस पे चले जाएँ, तो उसमें येस द मिडल क्लास वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द एक्टिविज़्म, इन द प्रोटेस्ट मार्चेस, और जो औरतों के हकूक़ के बारे में कहा गया, और एंड जनरली इट वाज़ इक्वालिटी व्हिच वाज़ अफेक्टिंग आल्सो मेन, ठीक है? उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं हदूद ऑर्डिनेंसेस में। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो इट वाज़न्ट अ लग्ज़री दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, it was a moment in Pakistan's national history where Sharia law was being introduced and brought in, and a different judicial kind of system which is unofficially operating anyway in the country. We have different how people seek justice, and how people are punished, or we अभी आपने देखा है बलूचिस्तान का जो सारा I mean incident is kind of going around the media. We have our own internal justice systems for punishing people for what they do outside of what is ordained that they should do. So in that sense, I don't think it's a luxury that people protest about that and people speak up about that. I think there is, like, this is a broader question. I think this is a broader question about the political elite in Pakistan, right? I see. Who who has agency within Pakistan in terms of politics? तो फिर उसमें Right. obviously ख़वातीन भी आती हैं, कुछ feminists भी आती हैं जो कि they are very much part of the system, and it's not, in this world that we live in, we don't just think globally, locally now, we think globally as well all the time because of the media and the presence. But feminism is स्पीकिंग ऑफ definitely. स्पीकिंग ऑफ टॉकिंग ग्लोबली जी, मेरे एक फ्रेंड हैं पाकिस्तानी इमिग्रेंट कनाडा में रहते हैं। वो मुझे कहते रहते थे कि ये फेमिनिस्ट्स, ये औरतों की आज़ादी से खानदान तबाह हो जाते हैं। Mhm. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? Um, I think it's. I think I can understand that answer. I can यू कैन definitely. अंडरस्टैंड दैट। मैं तो उनसे बड़ा लड़ता रहता हूँ जी कि कोई खानदान तबाह नहीं होता, औरतों की आज़ादी अच्छी चीज़ है यार, इट्स अ गुड थिंग। It's when I say I understand that, like, I can understand the psychology from where it is coming from. अच्छा, द I don't पर्सपेक्टिव दैट necessarily टेकिंग, ठीक जी, agree बिल्कुल। with it. ठीक? कि हाँ जी, because बिल्कुल, लेट्स होप वी डोंट एग्री विद दैट। no, 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 no. I'm sure my my father will say, yeah, ये बहुत बोलती है. But I think कि ये जो है चीज़, because we don't speak, silence is something, that is, I mean, there are different ways of thinking about it, and theoretically, we say कि silence is empowering and all of that. आप देखें, आप बहुत से नॉवेल्स पढ़ें, चाहे वो आप इंग्लिश में पढ़ें या आप उर्दू में पढ़ें, अक्सर उसमें औरतों की जो बिहेवियर होता है फैमिली में, उसमें बहुत सी खामोशियाँ होती हैं, और वो क्यों होती हैं? क्योंकि क्योंकि जो वो औरत फैमिली। सब्र और रज़ा की पुतला है, और वो हम लिटरेचर में दिखा रहे हैं जी कि औरत खामोश सफरिंग है, और सफर इन साइलेंस करना इज द वर्च्यू फॉर अ वुमन। आई एम श्योर एक ट्रेडिशन है हमारी कि क्यों होती है, बट हमारे लिटरेचर में स्पेसिफिकली क्यों होती है? आई थिंक ये तहज़ीब इसमें मिला दी जाती है कि जी ये हमारी तहज़ीब नहीं है कि आप एक तो इसमें कुछ एज का भी आ जाता है डिफरेंस, राइट? कि बड़े बड़े छोटों से आप जवाब ना दें, या आप बात ना करें, या आप there isn't a sense of debate, of disagreement. We are not a society that believes in disagreement in a kind of way that you can agree to disagree. I will राइट, disagree with you, and I will fight with you about it, and I will stop at that point. I will not listen to your point of view because I do not want to listen राइट, to your point of view. Like, in that sense, it's a bit like being on Twitter. I can say what I want and then just ignore राइट। what the other person says. I think there's a little bit of that, and there's a lot of tension in families. I think joint family systems also बहुत ज़्यादा हैं हमारी culture में. They work for different reasons. It's a way to save money. It's a way to kind of preserve the family, and the family में बहुत सी चीज़ें valuable भी हैं. We care for our elders and things like that, जो कि
आपका अगर सोशल सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप और क्या करेंगे? आप यही कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें जो हैं इनके भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसमें डेफ़िनिटली वुमेन हैव द रोल ऑफ केयरर्स फॉर श्योर, यू नो, एंड मेन हैव द रोल ऑफ लाइक providers, so they have to go out and Jay, provide. Jay. Women have to The care. eldest daughter often becomes the caregiver for the entire family. Mhm, mhm. Yeah, she Jay. does, and I mean, it affects women's careers as well and women's lives. I mean, it affects a lot of men's lives as well. I mean, Hmm. it differs from family to family, but often it's the case that it falls on women if the men are not available. Okay, they will do it. डॉक्टर साहब आपने अक्सर एक बात की है अबाउट reclaiming the female voice. Was there ever an incident in your life which personally showed you कि ये लड़ाई जो है it's worth fighting? It is definite. I mean, I have deeply personal experiences of growing up in Pakistan in a wonderfully supportive family environment and you know very loving parents and siblings, but things happen that happen in a lot of families. I think it's not an unusual thing. मैं इस बारे में ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, but my work is built on those experiences of that I think women shouldn't have. In any girl growing up in Pakistan or anywhere else in the world should not have those experiences because it just changes everything in terms of how you relate to people, how you relate to kind of family, how you relate to uh, a love kind of a loving relationship you know, like how you relate to देखिए जी ये तो शायद sexuality. हमने पाकिस्तान में सब ने देखा हो कि we've seen girls being told to shut up and sit down. ये Mhm, तो एक कॉमन एक्सपीरियंस है एक पाकिस्तान की लाइफ का. mhm, Data show करता है 100% of women, 100% of women in Pakistan have faced some form of sexual harassment or sexual abuse. mhm, Like exception कोई भी नहीं है. बेनज़ीर भुट्टो से लेकर सड़क पे चलने mhm, वाली भिखारिन तक have faced that in Pakistan. mhm, ये mhm. कब बंद होगा? It's difficult to say कि ये कब बंद होगा. I mean, or, and I should say कि sexual harassment also happens here in you know Of where course, I live in globally है. London. It's a global kind of thing. In Pakistan, I think we do have, I do think segregation, the kind of class difference, the massive Hmm. kind of gap between rural and urban kind of living experiences as well, and how you know we don't accept that people will meet and they will interact with each other and there will be something that will happen between people of different sexes, people of the same sex, people coming, you know, until we have that acceptance of this is a reality that happens, whether you want to bury your head in the sand like an ostrich and say, okay, this doesn't happen, I'm not going to talk about it. It doesn't happen in my family. It happens in the family that lives in defense. It doesn't happen in the family that lives in, I don't know, some other area. मगर जी ये uh, कहानी तो घर घर की है. Every family has had those issues. मेरा नहीं ख्याल में किसी ऐसे खानदान को जानता हूँ पाकिस्तान में इसके अंदर इश्यूज ना हुए हो. नहीं, इश्यूज़ तो बहुत हैं एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ फैमिलीज़ स्ट्रगल. देखें, एक हमारा जो पब्लिक स्फीयर है, हमारा जो मीडिया है, इट आल्सो प्लेज़ अ बिग रोल इन दिस. एंड देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, देयर हैज़ टू बी सम. I mean, I watch a lot of Urdu dramas because I want to write about them as well. Of course, ये वो academic point of view से. Yeah, and also it's बिकॉज़ उर्दू डाइजेस्ट राइटर्स भी, मेरा जो काम था उर्दू पे, उसमें मैंने ख़वातीन की लिखाई पर काम किया, उनकी शायरी पे, उनकी, और उसमें यू नो वुमेन डायरिस्ट्स एंड वुमेन राइटर्स एंड जो प्लेज़ हम टीवी पे देखते हैं अक्सर, वो जो ख़वातीन हैं, जो डाइजेस्ट राइटर्स हैं, उन्होंने भी लिखे होते हैं. लेकिन एक परसेप्शन है कि ये प्लेज़ जो हैं, ये बहुत
बैकवर्ड हैं या ये प्रॉब्लमैटिक हैं या ये रीइंफोर्स करते हैं जो हमारे जो इश्यूज़ हैं। And I think I have a slightly different perception. I think a lot of them are based on quite like heavy realism. It is what happens in society a lot of the times. It is what the people are seeing and translating. And okay, sometimes it's very raw, as a writer you can maybe do different things, but it's not just the writer. हमारे जो producers हैं वो भी involved हैं, फिर हमारे जो production companies हैं, आपका जो पेमरा है वो भी involved है, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मीडिया अथॉरिटी, आई इलेक्ट्रॉनिक थिंक। मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी। That's right. So I think like जी all participants, जो सारे आपके जो stakeholders हैं, जब वो agree नहीं करेंगे कि इसको हमने change किस तरह से लाना है. I think people do want to change, but I think there's a kind of hesitancy because obviously हमारी जो politics है उसमें there is an element of right-wing populism, there is an element of Islamist parties, there is an element of a lot of things, even and I say it's not just like right-wing religious parties who talk about anti sort of feminist points of view. Somebody like Imran Khan जी was also doing it when he was in power. बिल्कुल जी बिल्कुल, So एब्सोल्युटली how सरप्राइजिंग। मगर जी वो तो हमारे माशरे की परंपरा है नीचे कि हमने वो औरत को दबा के रखना है। There's no way that we can let a woman rise. इस सिलसिले में जी when it comes to feminism in Urdu literature, and I think the key word is feminism because there's nobody better than you to talk about this. हमारे उर्दू लिटरेचर में खवातीन जो हैं क्या वो हमेशा दुखी आत्मा ही रहेंगी या आपको कोई रेजिस्टेंस भी नजर आई है लिटरेचर के अंदर? Yeah, I think I should clarify that Khawateen, I mean, we're talking about them as being oppressed in society, but at the same time, they're very strong. I think there's a lot of resilience. Hamari women are, I mean, they do hold up a lot of families. Without the women, you wouldn't have the families existing. So वो एक और बात है, हम internalized misogynies की भी बात कर सकते हैं कि ख़वातीन उनको किस तरह से perpetuate करती हैं, वो भी एक अलग टॉपिक है। जी वो भी आगे डिस्कशन होनी उस पे जी, वी हैव अ पॉइंट ऑन दैट टू। मुझे लगता है जी कि लिटरेचर में एटलीस्ट पाकिस्तानी उर्दू लिटरेचर में दो बाइनरीज में देखी हैं। या तो औरत जो है वो बिल्कुल दुखी आत्मा है, दुख ही दुख सह रही है, या आपको कुछ नजर आता है फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, रिबेलियन, कोई अपने हकूक के लिए लड़ने वाली। आई मीन व्हाट्स द बाइनरी देयर? Yeah, नहीं, of course. I mean, you've got देखें अगर आप उर्दू की जो ट्रेडिशन लिटरेरी ट्रेडिशन है वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्वाइट अ सेक्युलर ट्रेडिशन अगर स्पेशली अगर आप हमारी जो progressive writers movement देखें जो 1930s में थी, you have people like Rashid Jahan, you have Ismat Chughtai, and there was a very specific agenda that they had as progressive writers because they wanted to move out. देखें क्योंकि हमारे एक there are different forces, literary forces या cultural forces जो हमारी लाइक जिनसे लोग कहानियाँ सुनते हैं, ठीक है? एक आपकी फ़ोक टेल है, जो आपका नैरेटिव है, सस्सी पुन्नू है, लैला मजनू है, ये चीज़ें दे आर लाइक revolving around you in lots of different ways and forms. They are the stories of the prophets' wives, of the daughters, and there are lots of kind of tale narratives that are based in different kinds of discourses, and then there are also just the stories that people write. So ज़नाना की कहानियाँ हैं कि ख़वातीन जो पहली दफ़ा जिनको लिटरेसी जो थी, वो नहीं दी जाती थी because they were seen as, not exactly, well, uneducated in the way if you were looking at it from the perspective of education in a secular sense, but they were very educated in a different kind of way that was coming to a change because of the way that modernity, if you want to think about कि modernity किस तरह से आती है, industrialization किस तरह से आती है हमारी society में in 19th 18th 19th century India. So that is all connected to the world of writing as well, because of course publishing and how
the written form circulates is changing and women's participation शुरू में तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता था ना कि एक औरत का जो लिख जो उसका लिखा हुआ मुआदा है वो अगर पब्लिकली सर्कुलेट हो तो उसको एक अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। लेकिन दैट ऑफ कोर्स चेंज्ड ओवर टाइम एंड देन आई थिंक इन पोस्ट I mean, there's a lot of writing in Urdu that goes across, India, Pakistan, all over the world, and I sort of focus a little bit on post-partition Pakistan. So I think I would disagree. I would say it's not just a woman being a kind of suffering person. There are lots of different ways in which women have articulated their stories, their voices, what they want to say. And they have also been part of the left, they've been part of the right. I mean, they're like contrasts. You've got Bano Kutsia on one side, you've got Femida Riaz on the other, two very different kinds of writers doing very different sorts of things. Hija Mastoor, so many writers, so many ideas. लेकिन एक लिटरेसी का सवाल आता है ना कि एक फिर हम अपनी लिटरेसी भी देखें और फिर ये भी देखें कि लड़कियों को अम, कितनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्कूल जाएँ, घर से बाहर जाएँ और वो सीखें, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप एक अमीर ख़ानदान से आपका ताल्लुक नहीं है और आपका ज़नाना में उस तरह से आपको कल्चर नहीं किया जा सकता जिस तरह से उस ज़माने में किया जाता था। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास यही ऑप्शन है ना कि आप स्कूल से जाके सीखेंगे, आप वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी जहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल्स weren't available in the same place at the same time in like the 19th century, and this was changing over time. But even now I think अगर आप जहाँ तक मेरी बातें हुई हैं लोगों से, if you're living in villages or if you're not living in urban centers, and even in urban centers you have to be in certain places, तो beyond like class 5 या class प्राइमरी के बाद लड़की की एजुकेशन जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाती है, दूर जाना पड़ता है, उसी जगह नहीं वो स्कूल मिलता। तो फिर अगर वो कहानियाँ वो लड़कियाँ नहीं पढ़ सकतीं, वो क्यों नहीं पढ़ सकतीं? तो फिर उनको ये I mean, now of course we have visual culture, we have TikTok, we have digital literacy. इसी पे जी आपसे एक सवाल पूछ रहा था जी कि आजकल की जो टिकटॉक जनरेशन है, इन्हें क्या पता फ़हमीदा रियाज़ क्या कौन थी, परवीन शाकिर कौन थी, जो आपके वो सारे पोएट्स थे, आर दे स्टिल एप लिटरेचर पढ़ने वाले मेरे जैसे 3-4 बुड्ढे रह गए हैं जी जेन ज़ी के, बाकी जो आपकी अगली नस्ल आ रही है वो तो टिकटॉक पे है। डू यू थिंक दे विल स्टिल एंगेज विद दैट फॉर्म ऑफ लिटरेचर? I think that's a really interesting question. It's a question that I've been thinking of a lot, and I think they will because poetry, interestingly enough, is an oral medium, ठीक? और हम देखें, ठीक है, you have Fahmida Riaz की शायरी in book form, and sometimes feminist poetry doesn't exactly lend itself to a mushaira, lekin you have the mushaira, which is very much a live form. TikTok generation जो है, I think poetry, funnily enough, is the kind of genre जो के link उसका TikTok के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर एक phenomenon मैंने देखा है कि I guess the different ways, different forms जो आते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स आते हैं, हम बोरो करते उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें बहुत से डिफरेंट हम जगहों से इन्फ्लुएंसेस लेते हैं। लोन वर्ड्स है जी। अभी आपसे उर्दू का सेंटेंस बोलूँगा, मेरे फ़ोन की बैटरी लो है। हुँ, इसमें उर्दू के सिर्फ 2 वर्ड हैं, मगर आपको पूरा समझ आ गया उर्दू ना जो बंदा उर्दू बोलता है, समझता है, उसको मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। सो आई थिंक आई वाज़ सो देयर काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ हिप हॉप या इस तरह जो जॉनरा मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं एंड आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स doing that kind of poetry online. I've seen it, TikTok पे लोग बिल्कुल जी, उर्दू में रैप हो रहा है और बड़ा अच्छा रैप हो रहा है। जी, रैप हुआ। सो ये जो मुश्किल सवाल ये है वो है कि जो उठता है व्हिच आई हैव स्पोकन टू पीपल अबाउट एंड आल्सो लुक्ड एट द डेटा अ लिटिल बिट जो डेटा भी एक पाकिस्तान में मिलना मुश्किल चीज़ होती है, अक्सर मिलता नहीं है। कि
digital literacy is not universal. We can't expect कि हर एक के पास मोबाइल फोन है या इंटरनेट एक्सेस है और कुछ ऐसी सिचुएशंस अक्सर होती हैं कि एक घर में शायद एक फ़ोन हो या एक कंप्यूटर हो, वो किसके पास होता है, किसके पास पासवर्ड होता है, कौन उसकी ओनरशिप ये बहुत सी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं इसमें कि किस तरह से होता है। But I think poetry as a form is definitely something that I don't think will suffer from TikTok. I think there is more that we could do within within the country in terms of maybe the mushaira format can be a little bit more a little bit different than the kind of एक काफ़ी होल्ड है हमारे गेटकीपर्स की जो कि जी ट्रेडिशन को एक तरीके से रखना चाहते हैं, प्रिज़र्व करना चाहते हैं जी एंड fine, that's something that people like to do. But at the same कोई time, नहीं it जी, should उनका जुल्म है मगर जी सॉरी यू सेइंग बट एट द सेम टाइम yeah. I was just like, at the same time, there should be adaptability. There should be freedom for people to, it shouldn't be that I have to be reviewed by so and so and I have to appear in this publication because I know so and so or that उन्होंने कब तक चलेगा? It's just, if you have everyone has a story, everyone's story is interesting. Obviously publishers play a massive role, a major role कि वो किसको पब्लिश किया जाता है, किसको नहीं और उर्दू में सेल्फ पब्लिशिंग भी है कि आपको और इंग्लिश में भी है if you have the money, you can publish yourself. If you don't, you can't. Or you have the contacts. If you don't have the contacts. Now, not everyone is like ईश्वर नाहिद जो कि 16 साल की उम्र में शायद जब वो यूनिवर्सिटी में थी और वो मुशायरों में जा रही थी और उन्होंने अपनी she built a community and context for herself and of course she's also coming from a very um, particular type of family, so I think those things have changed and I think we could there is a little bit too much of a stranglehold of a particular class and a particular type of storytelling जो कि शायद जो डाइजेस्ट्स में लिखते हैं उनके उनकी फ्रीडम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और पॉपुलर राइटिंग जो है उसको हम उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़रा कम है हमारे ट्रेडिशनल राइटर्स में सो आई थिंक जॉनरा जब डेवलप होता है या चेंज होता है या ये सब चीज़ें आती हैं सो आई उर्दू इज़ वेरी like it can be a very exciting language in lots of ways if we allow it to be, but because we have the heavy weight of a national culture and a national language क्योंकि ये हमारी कौमी ज़ुबान है ये हमारा तहज़ीब है, कौमी तहज़ीब है, हमारी सकाफ़त है। सो ये प्रेशर्स भी बीच में मौजूद हैं बहुत सारे। बट एट द सेम टाइम इट्स कोई नहीं जी, वो जुल्म जब हद से बढ़ता है मिट जाता है। सो आई एम श्योर वन डे हमारे पास वो टिकटॉक की जनरेशन आएगी जो कि टिकटॉक पे शायरी करेगी और मैं कहता हूँ गालिब से ज्यादा दाद उनको मिलने वाली है। मगर जी फिल वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ आइडेंटिटी क्राइसिस एंड अगेन जो कीवर्ड बनता है हमारा वो आइडेंटिटी ही है। जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी है, आपके ख्याल में क्या वो अपनी आइडेंटिटी बना रहा है, बना चुका है या अभी बनानी है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है एंड आई वाज रीडिंग परवेज फूदपोइ's book recently. It's on Pakistan. And he asks this question in one of his chapters, I think, which is about who can be Pakistani or who is a Pakistani, and I think aapka jo sawal hai, it makes me think about that. And it also makes me think about an older essay जो एजाज अहमद ने लिखा था मुझे उनकी which was about India and it was about उनकी किताब थी Lineages of the Present और उन्होंने ये सवाल उठाया था कि who can be an Indian and his answer was very expansive. So it's when you say okay, we are in this dilemma in this kind of place of confusion, um, so I think that confusion stems from maybe part of this confusion is like, can I be a Pakistani?
am I a Pakistani? What makes me a Pakistani? Is it the passport? Is it the flag? Is it the location, the geography? Can I be in the diaspora? Can I be in the city, the country? ये सारी चीजें जो हैं, it for me that's the bigger question, because usme obvious, we have a big difference within Pakistan, within कि हम we have to sign the statement about Ahmadis on our passport. There are lots of questions at the heart of what is our religion, what is our culture. Faiz Ahmed Faiz ne is pe kaam kiya, Jameel Jalabi ne is pe kaam kiya. There's so many people who have talked about this and tried to offer perspectives कि हम इसको किस तरह से, should we think regionally rather than nationally, should we think across, like cross culturally. So yeah, I'm not sure I have an answer for you, but I can say like it's तो जी, how should, if I had to ask you जी, like मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मुझे वो कमेंट मारते रहते हैं कि भाई तुम लोगों के नाम अरबी में होते हैं, जुबान पे Mhm. उर्दू होती है, शादियों में तुम्हारे बॉलीवुड बजता है और जाना चाहते हो तुम लोग अमेरिका. So Mhm. are Pakistanis वाकई, are we really confused? क्या वाकई पाकिस्तान confused बैठा हुआ है? I mean, I think that's just aspiration. We're very aspirational country and opportunity ke aapke mulk, what does your country give you? What kind of do you feel, does your country value you? Do you feel valued as a Hmm. citizen? Aapke citizenship ka matlab the big question, Pakistan ka matlab kya, la ilaha illallah. What does it actually mean to you sitting here? If I ask you, what does it mean to be a Pakistani? आप मेरे से पूछिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके ऊपर तो पूरी नज़म लिखी हुई है जी. पाकिस्तान का मतलब क्या, जथो लबे उथो खा. Hmm. पाकिस्तान का मतलब क्या, पुखा मार पहाड़ जा. आई मीन वो तो एक वो शायरी की एक सिर्फ चली हुई कि जो व्हाट्स एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी. ला इलाहा इल्लल्लाह तो मेरे ख्याल में जी 50-60s का नारा मिला था हमें ये. उससे Hmm. पहले पाकिस्तान का मतलब क्या वाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम साम्राज्य. लाइक हम डर रहे थे जी कि अब अंग्रेज चले जाएंगे तो हिंदू आ जाएंगे, वो हमें मारेंगे, इसलिए हमें अपना मुल्क बनाना है. Hmm. Hmm. So I think that's आपने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, और उसमें जो आपने साम्राज्य का एग्जाम्पल दिया, और दूसरा आई थिंक अब जो हमारी मोस्ट रीसेंट इंडिया के साथ call it a war, whatever it was. जी जी, पहलगाम इंसिडेंट वॉर और द 4 डे एक्शन ऑपरेशन, जो पता नहीं क्या नाम यूज करें इसके लिए. तो हमारी आइडेंटिटी कुछ हमेशा उसके उसके ऑपोजिशन में लिखी जाती है, या वी ऑलवेज इमेजिन इफ पाकिस्तान इज द सेल्फ देन इंडिया इज द अदर, सो यू ऑलवेज इमेजिनिंग योरसेल्फ जी बिल्कुल. context. And India is a much bigger economic power than Pakistan, much bigger, right? You just, and people want to feel that power. People want to feel that identity. I mean, the Bollywood songs, come on, yeah, we share a language. So it's हाँ जी, like, we do. yes, we had partition, but we you can't split up a language and say, अच्छा आप इसके बाद इस पार्टीशन के बाद आप इस जुबान में नहीं बोल सकते. कहाँ होता है? It doesn't happen जी anywhere in the world, जी. in the various partitions across the world. So I think it's just that is a shared I mean, like, स्क्रिप्ट्स कौन लिख रहा है वहाँ पे? इस्लामिक कल्चर की बात आ जाती है, इंडिक कल्चर की बात आ जाती है. अब हम शायरी की बात कर रहे थे, उसमें जो हमारी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन इट्स अ हाइब्रिड लैंग्वेज. उसमें इन्फ्लुएंसेस जो हैं, वो खड़ी बोली के भी हैं, वो संस्कृत के भी हैं, वो अरबी के भी हैं, वो फ़ारसी के भी हैं. तो आप इस प्योरिटी की बात करें, व्हिच इज़ व्हाई आई वेंट टू द ला इलाहा इल्लल्लाह एग्ज़ाम्पल, बिकॉज़ दैट इज़ काइंड ऑफ अ state led sort of ideology that says, okay, you need to cleanse yourself. But how can you cleanse yourself? Because you enjoy music. राइट. You're an Islamic जी. nation, your people, your citizens, they enjoy music, they love music, they create music. So, like, you can't write it out of the तो जी फिर tradition. तो मेरा इंडियन दोस्त बिल्कुल सही हुआ, पाकिस्तानी वाकई कंफ्यूज्ड है. I mean,
citizenship? Confused about what? What does he mean? Confused about their citizenship? Confused about their Confused patriotism? about their identity कि वो है कौन. I think identity is a very confusing thing. I will give you an. I mean, मैंने sociology में is like I've looked at theorists and writers writing about it from different angles, and there are lots of theories about what is identity, how do people form identity. You know, is it something primordial, as in are we born with it? Is it something that we like create as we go along, and is it something that you can pack up in your suitcase and say कि आज मैं आई डोंट नो कराची से जा रही हूँ लंदन, तो मेरी पाकिस्तानी आइडेंटिटी मेरे सूटकेस में मैं निकालूँ, मैं वहाँ पहुँचूँगी, मैं पहनूँगी, एंड दिस इज़ इट. It's impossible, right? Identity is a kind of fluid thing. It keeps changing, and it will. My identity is changing while I'm talking to you, probably. It will change when I'm talking to It's too someone else. ethereal to pin down. You're absolutely right. बिल्कुल जब ज़बान हम बदलते हैं साथ आइडेंटिटी बदल लेते हैं. And perhaps it is too complicated to say जी कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी ये है. Mhm. Can we at least figure out कि जी there's certain parameters कि पाकिस्तानी होने के लिए क्या हम बता सकते हैं अपने बच्चों के कि यार पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है? Yeah. I mean, I don't know, like different cheeseं, food is like a big thing for people in ठीक है जी. terms of आपकी memory, Cultural आपकी values हम दे रहे हैं. values, ठीक है? It can be ठीक है. quite neutral, or it cannot be neutral. I remember कि मैं बचपन में, you know, after Bakr Eid, I would like not like meat. I think that's not an unusual phenomenon. A lot of people who witness the kind of sacrifice. देखिए जी, the moment you say in Pakistan कि you don't like meat, पहला सवाल लोग पूछते हैं कि मुझे हिंदू हो गए. आप बिल्कुल, मैंने आपको यही कहना था कि मेरी अम्मी मुझसे पूछती हैं तुम हिंदू हो गए हो? मैंने कहा, क्या हो गया? You know, हाँ like जी. it just want to eat. ठीक है, if that's what makes you happy. Uh, but yeah, I mean, you know, but food is something that brings people together. Whether आपने कोई यहाँ पे, या आप न्यूयॉर्क में नहारी ढूंढ रहे हैं, या आप जी. ओंटारियो में, I don't know where you can get it, but it's Mississauga is the place for getting anything desi in Canada. so I think food, music, uh, films, books, culture, you know, and of course, religion. I mean, the thing about religion is tolerance, about a perspective कि अगर मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो आप मुझे ये ना बताएं कि मैंने ये गलत किया या मैंने वो गलत किया. आप just accept it for what it is. या अगर आपने मुझे देखा नहीं कुछ करते हुए, तो डोंट जज मी फॉर व्हाट आई डोंट डू. जस्ट ट्राई एंड understand that this is also about being part of Pakistani. हमारी बहुत सी चीजें हैं, हमारी herbal traditions हैं, हमारी alternative medicines हैं. I mean, I'm sure आप बहुत से हमारे examples हैं of like the warmth and hospitality that people speak about. There are a, a lot of things that we can celebrate about our culture, but it's just that we, unfortunately, in the West and at home, we are constantly shown examples of, and rightly so, to make ourselves accountable. Because, and I think the problem is कि हमारी society में accountability जो है वो कम है, and that is because it's happening at the top level. The bottom level पे कहाँ से accountability आएगी अगर top level पे नहीं है? So इस वजह से फिर obviously you feel every other day, you read a story about gender-based violence in the media in Pakistan, and or also in the UK related to Pakistani families or something else, and so I think it becomes something that you think, like, is this something to do with being Pakistani, or is it to do with something else? Is it a Difficult to resistance? say, difficult to say, but I think we can agree on the idea that there's no honor in honor killing. I mean, जहाँ कहीं भी हो रहा है ये जुल्म ही हो रहा है, लड़कों पे हो रहा है, लड़कियों पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जुल्म हो रहा है. Mhm. And perhaps there is an element of stereotyping of Muslims in there too, और आपने इस पे खासा कुछ लिखा है about how Muslims are stereotyped in media and in real life as well. I guess the key word there for us would be representation. And Mhm. अगर मैं आपसे कुछ कह सकूं, आपको याद होगा शेक्सपियर आपने भी पढ़ा हुआ है,
उसके अंदर मुसलमानों का जगह बड़ा अच्छा होता था जी, हम मेडिसिन के अंदर टॉप पे थे, परफ्यूम्स हमारी दुनिया की बेस्ट थी, मैप्स हमारे बेहतरीन निकलते थे शेक्सपियर के ज़माने तक। तो ये बॉम्ब, बुर्का, दाढ़ी, ये व्यू ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स कब आया वेस्ट के अंदर? Mhm. I s I mean अगर हम आपने मेरी किताब के ज़िक्र किया व्हिच आई co-authored with Peter Mori, Framing Muslims, वो उस वक़्त हमने it was a very strange time. It was just after 9/11 और मुझे याद है उस ज़माने में I mean I was here and हर न्यूज़ आइटम जो मीडिया पे आता था, like there would be a beard, there would be a bomb, and there would be a minaret in the kind of visuals. जो भी स्टोरी होती थी या जो भी रिपोर्ट होती थी और कुछ वो डार्क सी पिक्चर होती थी, you know, it would be like in terms of the visuals, the aesthetics of the representation would be very sort of somber, sinister, looking menacing slightly. And I think at one point I remember just saying, like, why don't we just switch the sound off and see if we can still, you know, like what they say about semiotics and language and symbols and visuals. राइट। आप आपको कहानी सुनने की ज़रूरत है कि दिखा क्या आप रहे हैं? बिल्कुल, दिखा आपको क्या नज़र आ रहा है कि आप क्या मैसेज ले रहे हैं? मैसेजिंग क्या हो रही है? And I think it was a very, like I said, it's an example that I remember also, like up to you see a lot more women on the hijab on television and stuff. In those days, you didn't see that many. And so after 9/11, I think because for स्पीकिंग include ऑफ स्पीकिंग ऑफ जी आपकी बुक एंड इन टर्म्स ऑफ उस बुक में आपको क्या दिखाया जाता है, फर्स्ट जी लेट मी जस्ट शो द कवर ऑफ द बुक सो पीपल नो कि जी वी हैव इट ऑन हैंड, फ्रेमिंग मुस्लिम्स। दिस वाज द बुक यू रोट जी। इसमें से एक लाइन मैंने पढ़नी है जी आपके लिए व्हिच आई थिंक जो आपकी डिस्कशन हो रही है इससे कनेक्ट कर रही है। You've talked about somebody called the Islamic rage boy. yes, और the आपने Islamic. जिक्र किया है that he appears with burning eyes and a straggly beard, mouth always open, seemingly the midst of bellowing some anti-Western curse, the Mm, nightmare image of the mad, marauding Muslim. mm, mm. क्या ये अभी भी है? Are we still mad, marauding Muslims? या are able to present a better कोई हसन मिनाज टाइप मुस्लिम या कोई ऐसा मुस्लिम जो कि कॉमेडी करता हो या कॉमेडी से कनेक्टेड हो? How do you see that shaping? आपके ख्याल में क्या मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो रही है? I think it has changed in terms of a lot of things changed, like you know, Riz Ahmed. In if we're talking about the media and film and stuff, and the British Pakistani जी, actor Riz Ahmed, कुछ I think बेहतर हुई है या कुछ introduced बेहतर the हुई है Muslim. या अभी भी? कुछ बेहतर हुई है, and I think it's a lot to do with the I suppose self representation जो है उसमें कुछ जो self stereotyping हुआ करती थी, perhaps there's a kind of a stronger consciousness about it, and there is a desire to change. But of course, I think the lazy stereotype is still जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो आ जाता है. It's not a problem to kind of bring it back. And right, unfortunately, the rise of the far right in Europe, in Britain, everywhere else, you know, they rely on that kind of representation. That for them is very important. You know, those are kind of the sort of types of Muslims that create problems in our society, and they are outsiders, they are the boat migrants and things. यानी कि ये एक rhetoric है जो कि इस्तेमाल की जाती है by the far right. It's not the rhetoric of everybody, and unfortunately, that rhetoric is amplified. आपने डिस्क्राइब किया मुस्लिम रेज बॉय। आपके Mhm. ख्याल में क्या कोई हिंदू रेज बॉय भी होगा जो कि भगवा डाल के हाथ में तलवार लेके चीख रहा है जय श्री राम? या कोई क्रिश्चियन रेज बॉय भी होगा जो कि स्किन हेड है, इज गॉट टैटूज एंड वांट्स टू किल ऑल मुस्लिम्स? फ्रैंकली कोई बुद्धिस्ट रेज बॉय भी हो सकता है जो कि रोहिंग्या में जुल्म कर। आई मीन, is this rage and religion connection, is this a manifestation that you see happening for men or perhaps also for women? I think in terms of like the connection with Islam, of course it's a very historical relationship, right? It goes right back to the Crusades. So and you know the clash between Christianity and Islam and it's so
जो हम 9/11 की बात करते हैं, that's a particular moment जब it crystallizes in those kinds of images that I was talking about. लेकिन उससे पहले, you've had a lot of representations, in literature, in film and things like that, जिसमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं. And yes, you don't get the same like the Hindu representation or the Buddhist representation. एक जो हमारी colonial heritage जो है उसमें भी एक particular hierarchy थी, let's say, in the divide and rule kind of structure. There was a favored community as opposed to an unfavored community, and that was obviously, they were deposing the Mughals. They weren't going to go up and say we're going to be best friends with the kind of Islamic leaders. But at the same time, it also connected very deeply with a prejudice that was, present historically, in ancient, in sort of olden times. So I think you see that quite a lot still, and आपकी जो बात है, it makes me think of the India-Pakistan representation. Despite you can have uh, and maybe it's to do with economic power again, if we go back to that, who holds economic power and how that changes the way that you get shown. So you don't get that much negative representation of I suppose the uh, I don't know, of other religious contextualize in quite the same way. I think it's just a grammar that existed, that was present. So people have had to do a lot to change that. And I think मगर जी that's ये बात तो फिर इकबाल भी कह रहे थे कि उम्मती बायस रुस्वाए पैगंबर है। ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, इकबाल के ज़माने से कोई ख़ास सही नहीं था। आई मीन वो भी कह रहे थे जी कि आप जो है क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नापैद। आई मीन शिकवे के अंदर उन्होंने यही पूछा था जी कि हम इतने ज़लील क्यों हैं दुनिया में? और अगर आज इकबाल के बाद आज इन द 20 फ्रैंकली कमिंग टू 2030 आप जैसे लोग पूछ रहे हैं जी कि व्हाई आर मुस्लिम्स बीइंग फ्रेम्ड इन सच अ वे, डजंट दैट मीन कि हमारा इमेज कोई जरा ऊपर गया ही नहीं कभी? अब्दुल सलाम के अलावा हमने चले चले वो तो खैर मुसलमान ही नहीं मानते उसको हम, मगर कोई हमने कोई साइंस के अंदर कमाल नहीं किया, हमने कोई आर्ट में कमाल नहीं किया। क्या चक्कर है? व्हाई आर मुस्लिम्स? क्या रिप्रेजेंटेशन का मसला है? ये जेन्युइनली हम खराब हैं? nahin, nahin, I don't think there's a genuine issue. Like, of course, Muslims have been inventors, they've been scientists, they've ऑफ been कोर्स, leaders, they've been ऑफ कोर्स। political, and there's such a rich ठीक है जी, history. यस। There's जी। no question about it, but we're not taught about it. ठीक है, अब मेरे बच्चे जाते हैं to schools here, they don't get taught हम्म। kind of, well, they don't even get taught about what happened in British India to own kind of Muslims. So, राइट। uh, of course, they learn about other things and they learn about the kings and queens, and that's important because that's where they live. But of course, there are questions about the curriculum and how the curriculum is taught in this country as well. कि हम अपने जब तक हम ये changes नहीं लाएंगे, how history is written, for example, I mean, that's also been a big question over time. Okay, I work in literature. That's a different field. History is a different field, and then science. जिस तरह से पढ़ाई जाती है, जिस तरह से I'm doing another project which is called Empathy, Narrative, and Cultural Values, which is looking at kind of health and medicine in the West Midlands amongst South Asian Muslim communities. तो उसमें with the medicine part, I had an opportunity to go to a conference on decolonizing medicine. वहाँ पे मुझे बहुत दिलचस्प medical students coming from backgrounds, South Asian backgrounds, other black backgrounds. And they were just talking to me about their experience of learning and saying, if the average patient that is described to them is a middle class white man, it's very difficult for them actually to be able to have confidence in their diagnosis of like patients from other communities because that's not been the average example that's been given to them. So that's a really basic thing. ठीक है? So when you talk about like what are we doing as Muslims, we could change. It's not that Muslims haven't participated. It's not कि आपके पास Muslim surgeons नहीं है, आपके पास like top oncologists
everything. They're doing a lot of वेलकम टू द stuff. यूके। आधे आपके डॉक्टर्स पाकिस्तान से आए हुए। Ji, bilkul. So, and they're all over the world. And I mean, in the Middle East, there's a lot of stuff going on and ऑफ कोर्स happening. जी, ऑफ And कोर्स। they're trying to, I think, change the narrative a little bit because they have the funding, they have the money, so they have the power to do a little bit of that. So I think if you don't, at a basic level, जो आपकी knowledge base है, अगर आप उसमें ये चीजें trickle down नहीं करेंगे, तो फिर लोग कैसे समझेंगे कि there is some value to you? And I think we should look to the Jewish community. We should look at how they have, self-represented and how they have kind of transformed that perception that they had. And a lot of the fault, yes, does lie within ourselves as well, that we do pander to certain stereotypes, that we do reiterate them and reinforce them and things that we do. So there are things we can be more critical of in ourselves as well. Mm. जी। मिस, आपकी ये बुक फ्रेमिंग मुस्लिम्स मैंने अपने एक पाकिस्तानी दोस्त को दी थी। वो ज़रा रिसर्चर टाइप के आदमी है। उन्होंने किताब को उल्टा-पुल्टा ऊपर से देखा, नीचे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा। फिर मुझे कहा जी, विद ड्यू अपॉलजीज, उन्होंने कहा था जी कि दिस इज सिंपली अ विक्टिमहुड का नैरेटिव। Mhm. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? I would invite him to read the book again and say maybe देखिए, उस बेचारे की समझ इतनी ही है, ज्यादा वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, मगर गो ऑन जी प्लीज। So I think देखिए उसमें for example हमारा chapter था, 2 chapters थे multiculturalism पे. एक multiculturalism which was looking at kind of state led perspective of multiculturalism, और एक जो था वो था lived multiculturalism. उसमें हमारी जो case study थी वो थी of the Muslim Council of Britain, and we included at the time also there was like references to Saida Warsi in there as well. And this was about representatives from within the community who are appointed, who are not, they're selected, they're appointed, they're not like voted for, or it's not necessarily a democratic process. It's within the political party system and how they do it, and how Labour had set up the system, and then Conservatives kind of took over and different things. So we offered a critique of that, and said, "Okay, this is, one of the issues that we have within the kind of representation of Muslims within the community, is that we need to look at these groups and how we form these kinds of groupings more critically, to look inward at ourselves and see कि हम किस तरह से stereotyping को perpetuate कर रहे हैं." तो अगर हम लेकिन लोग उसको कम पढ़ते हैं, लोग स्टेरियोटाइपिंग को ज़्यादा देखते हैं कि this is only about how, because we looked at television drama and we looked at film, and I expect maybe like Islamic Barbie and things like that spoke to people in different ways. So there are, examples throughout the book about, if this is stereotyping from outside the community, this is self-stereotyping from within the community. There's performativity, there's a certain kind of acceptance, and there's a certain kind of like, okay, this gets me ahead, so I'll do this. And it's about the political system, how the political system works. And it works on favors, and it works on, certain despite, democratic credentials and democratic contexts, multiculturalism ki bahut si it's been talked about a lot. People like Bhikkhu Parekh, Tariq Maudud, they've written extensively and very knowledgeably about it. And I don't necessarily always agree with what Tariq says, but I think he has something of great value to offer. And we looked at the construction of Islamophobia and how that was at the time, coming. It wasn't such a sort of big, like, there was uske baad Nathan Lean ki kitab aayi, Islamophobia Industry, and there's sort of lots of other sort of publications that have come. So I think it was an interesting book to write. It was a book that we wrote in the moment, and I'm very proud of it, because I think it was something that we wanted to say. उर्दू के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आपके, आपका जो कोई प्रोटेस्ट होता है औरत मार्च का, जो आपके बेस्ट नारे आते हैं उर्दू के अंदर ही आते हैं।
जो उनका टॉप नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दैट टू इज उर्दू का नारा, अंग्रेजी का नहीं है वो, which appeals to a broader base, I think. So, Urdu as a language for resistance. Hmm. Acha, so I should just clarify that जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, it is a translation of my body, my choice from sort of the Me Too, hashtag Me Too Completely, movement. जी. So बिल्कुल. But उसमें the way it's been used in Pakistan, it's been used entirely in Urdu. The English version hmm, has not been used. It's not been talked yeah. about. And the Urdu version is the one which really lit up the whole Hmm. blogospheres. जी, बिल्कुल, जिससे लोग बहुत घबराते हैं एंड या आई नो देयर बीन अ लॉट ऑफ बिकॉज़ इन द एंड सब आ जाके सब कुछ कपड़ों पे खत्म हो जाता है। सो I know, जी, और I know. ये बहुत समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान में लोगों को इश्यूज किन बातों पे हो जाते हैं. सो आई थिंक बहुत जो आप उनके प्लैकार्ड्स की बात कर रहे हैं जिसपे हम्म. खाना खुद गरम कर लो और उस किस्म की जी चीज़ें जो बिल्कुल, अपनी रोटी खुद पकाओ. उर्दू के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं ये. जी, जी। तो उसमें आई थिंक मुझे याद है एक ऑल्टरकेशन थी या एक अम, कहिए जनरेशनल डिफरेंस आ गया था फेमिनिज़्म में उर्दू जिसमें किश्वर नाहिद फॉर एग्ज़ाम्पल का जो था रोल वो प्रोटेस्ट्स में काफ़ी आई थिंक वो इन्वॉल्व थीं, वो शामिल थीं। लेकिन फिर उन्होंने भी आई थिंक कुछ इस पे जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही थी उस पे प्लैकार्ड्स पे उस पे उन्होंने भी कुछ आई थिंक थोड़ा कहा कि ये जो है लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं इस ज़ुबान के लिए। अम, दिलचस्प उनकी भी इंटरवेंशन एक दिलचस्प इंटरवेंशन है कि वो आप उसको जिस तरह से भी समझना चाहें लेकिन आई थिंक निदा निदा किरमानी एट द टाइम शी वाज वेरी उनको ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी और उन्होंने इस पे एहतजाज भी किया कि ये जो है ये एक फेमिनिज्म इस या ये किस किस्म की आप आई एम नॉट लाइक रिपीटिंग हर वर्ड्स दिस इज जस्ट माय इंटरप्रिटेशन कि आप किस तरह से इसको फेमिनिज्म कह सकते हैं या एजेंसी कह सकते हैं उर्दू में अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं होने कह रहे हैं कि ये मसला है सो आई थिंक ये एक उर्दू का मसला है कि एक वो तहज़ीबी ज़ुबान है, एक बहुत जिसे कहते हैं कि खूबसूरती की ज़ुबान समझी जाती है, हाई कल्चर से एसोसिएटेड है। तो उसमें ये जो बातें लिखी जाती हैं वो लोगों लोगों को पसंद नहीं आती एंड दे सी इट्स अ लिटिल बिट ऑफ या लाइक क्लास कल्चर जो है उर्दू का वो खराब हो रहा है इस वजह तो आई थिंक आई मीन आई डोंट नो लिटरेसी के हिसाब से कितने लोगों ने पढ़ के समझी वो बातें और वाक़ई उनको ये पसंद नहीं आई। आई थिंक कि उर्दू इज़ नॉट गोइंग टू सफ़र फ्रॉम इट उर्दू को कोई इससे हर्ज नहीं होगा। कोई अच्छाई ही होगी कि ज़ुबान में कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्लुएंसेस आए, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के मगर लहज़े देखिए जी, आए। एक जगह तो उर्दू का हर्ज हुआ. उर्दू का हर्ज जहाँ हुँ, हुँ। जहाँ तक मैंने सुना है जी, मेरी एक फ्रेंड है बांग्लादेश में, वो कहती हैं जी उर्दू वाज यूज्ड एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन, हुँ, हुँ। व्हिच इज व्हाई टुडे इन बांग्लादेश उर्दू इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. सो क्या हमने खुद उर्दू को ऐसा यूज किया कि एक पूरा खित्ता दुनिया का हमने वहां से उर्दू साफ करवा दी? देखिए, that's a very specific point, and that is directly connected to Pakistan and Bangladesh in 1971. So उनका ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है बिकॉज़ आई रिमेंबर मैंने ढाका लिटरेचर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था कुछ साल, अब तो काफ़ी साल हो गए बट ये सवाल हमने डिस्कस किया था उर्दू का वहाँ पे and it is the kind of स्टेट ऑपरेशन लिंक और लैंग्वेज का जो बहुत सेंसिटिविटी है बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है इस बात पे तो लोग इट्स इट्स अ नेशनल पॉइंट इट इन बांग्लादेश इट्स अ काइंड ऑफ सो इट्स अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक उस लिहाज से अगर देखा जाए दूसरे लिहाज से देखा जाए तो ये उर्दू में बहुत सी लिखी गई चीज़ें हैं जो अ, ईस्ट पाकिस्तान एंड देन द लिबरेशन वॉर एंड देन 1971 पे मौजूद हैं,
जो कि ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती, जो कि ज़्यादा शेयर नहीं की जाती। हमीदा रियाज़ ने भी लिखा, किश्वर ने भी लिखा, फैज़ ने भी लिखी नज़्में, यू नो देयर सो मेनी। आई थिंक अगर हम इसको कुरेदना चाहें तो बहुत सी चीज़ें हमें मिलेंगी। अगर हम ये बात, आई मीन आई नो मुशर्रफ, did Musharraf do an apology at some point or something when I he don't think anybody has yet done an official, state level पे apology को हुई है, मगर कोई वो पोली पोली ढोलकी बजाते रहते हैं कि यार सॉरी यार वो समझ नहीं आई थी, उससे बड़े कंफ्यूज हुए सॉरी यार सॉरी, ऐसी वैसी आवाजें कहते रहते हैं हम. I mean, of course, I've apologized to my Bengali friends multiple times in person and in real life as well. उर्दू है yeah, but जिसका don't we नाम share with our हम ही Bengali जानते हैं friends? ताख. I mean, yeah, let's like keep the politics at a different point, but I think so. I think there are different जी. levels. लेकिन जो जिस तरह से Bengalis are very proud of Bengali, I think Of course, जी, of the course. Rightly so. Urdu, yeah, it's a they have a love. Definitely what I felt over there was that there was a love for Urdu, but of course that is affected by that sort of politics. तो फिर आप जब पॉलिटिक्स बीच में आ जाएं तो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि लोग फिर भी समझते हैं, देखते हैं. लैंग्वेज कैन बी अ ब्रिज, राइट? it can break things down, but it can also be a bridge builder. So I'd like to think कि हम उर्दू में कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिस जिससे शायद हम एक दूसरे से ज़्यादा बात कर सकें, या उस we need to have more of those stories. आपने सही कहा जी, मगर इस वक्त हमसे उर्दू में पूरा पॉडकास्ट नहीं होके दे रहा. वी हैव टू टेक द क्रचेस ऑफ इंग्लिश बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट थ्योरी, व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म, हमें अंग्रेजी पे शिफ्ट करना पड़ता है, बट हम कोशिश करेंगे कि उसे मोस्टली उर्दू में ही रखें. जी, कुछ जी, आखिरी वही बातें मेरा जी, द फाइनल मेरा टॉपिक दैट वी वांट टू टॉक अबाउट जी. जी। ट्रस्ट पोस्ट 9/11. आपके ख्याल में जो आपका प्रोजेक्ट था, मुस्लिम्स ट्रस्ट एंड कल्चरल डायलॉग, उसमें आपने क्या डिस्कवर किया? व्हाट वाज समथिंग सरप्राइजिंग व्हेन यू कंडक्टेड दैट प्रोजेक्ट? आह, अब उसकी बैक स्टोरी तो मैं आपको सुनाऊँगी नहीं, जो कि बहुत सबसे इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज़ थी, वो बैक स्टोरी थी। लेकिन वो ऑफ द क्या रिकॉर्ड ही स्टोरी थी? सुनाई जा सकती है। अच्छा, चले ऑफ द रिकॉर्ड सुना दीजिएगा. लेकिन उसमें देखिए, हमने फ्रेमिंग मुस्लिम्स जो किताब थी, वो भी एक प्रोजेक्ट उससे पहले हमने किया था। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क था हमारा, जो कि यूके और यूएस बेस्ड था। तो उसके बाद हमने ये सवाल जो था ट्रस्ट का, ये बहुत ज़रूरी था। इट वाज़ जस्ट रियली कि हम एक दूसरे को, यानी कि मिसट्रस्ट बहुत था उस ज़माने में, बहुत सी शक-शुबा कि कौन किसको अपना दोस्त समझ सकता है, या कौन दोस्त छोड़ें, कौन इस सिटिज़नशिप में आप किसको समझ सकते हैं कि ये वाक़ई एक ऐसा इंसान है जिस पे आप यकीन कर सकते हैं, या समझ सकते हैं कि ये आपका साथ देगा, आपके मुल्क का साथ देगा, ठीक है? सो एज़ मुसलमानों पर ये बहुत उस वक़्त के साथ बहुत ज़्यादा ये इश्यू था। तो हमने चाहा कि हम उस लेवल, जो मैक्रो लेवल था हमारा फ्रेमिंग मुस्लिम से, उससे हम ज़रा थोड़ा माइक्रो लेवल पे आना शुरू हुए और कम्युनिटी के साथ काम करें। सो हम जो ट्रस्ट था का सवाल था, वो हम देखना चाहते थे या एक्सप्लोर करना चाहते थे कि वो कम्युनिटीज़ किस तरह से करती हैं या बनाती हैं। तो हमने उसमें पॉलिटिक्स, बिज़नेस एंड फाइनेंस और आर्ट्स एंड कल्चर, ये तीनों जो एस्पेक्ट्स थे, 3 ब्रांचेस थी, आप समझ लें, प्रोजेक्ट के 3 स्ट्रैंड्स थे। हमने उ उसको इनके थ्रू एक्सप्लोर किया। तो उससे फिर जो हमारी कुछ केस स्टडीज़ थी, एक वो हमारे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स के साथ हमने की, अम, जिसमें हमने काम तो नहीं, लाइक आई सपोज़ मोर लाइक एथनोग्राफी टाइप ऑफ स्टडी जो होती है, इंटरव्यूज़ के थ्रू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के थ्रू, वो एक क्वायर था, इंटरफेथ क्वायर था, उनके साथ और ये क्वायर जो था, ये अरे किसी ने वाह.
बनाया नहीं था, ये खुद लाइक लोगों ने आपस में दे केम Oh, टुगेदर उसमें fantastic. मुसलमान That sounds amazing. they were wonderful and they used to practice and they used to sort of do really interesting stuff. And फिर एक theater company थी which was a Muslim and Jewish theater company Muju के नाम से उनके Hmm. साथ उनको हम देखना चाहते हैं कि वो जब obviously they were bringing Muslim and Jewish actors together. तो जब मुसलमान और यहूदी एक्टर्स इकट्ठे आते हैं तो वो क्या एक्सरसाइजेस करते हैं, किस तरह से वो आपस में आपको पता है थिएटर अगर आपने थिएटर किया हो तो वैसे ही उसमें कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं एक्टर्स के दरमियान ताकि वो यू नो व्हाटएवर एटमॉस्फेयर उनका बने और वो परफॉर्म करें। तो उस तरह से हमने उसको एक्सप्लोर करना चाहा कि वो किस तरह से वो भी एक ऑन द ग्राउंड लेवल लाइक बॉटम अप अप्रोच थी। वो उन्होंने यंगस्टर्स थे जिन्होंने ये ग्रुप बनाया था एंड ये सारे लंदन बेस्ड थे। फिर जो एक आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थी वो लव एंड एटिकेट थी, वो दैट वाज़ बेस्ड इन द नॉर्थ सो उनके साथ कुछ interviews and case studies. So I think they were just different examples of what people were doing at that time, you know, after so much had happened. 9/11 had happened, 7/7 had happened, and there was a real breakdown between communities because आपने ज़िंदगी तो आपकी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें आपने अपने हमसाये से भी बात करनी है, आपने दुकान में भी जाना है, आपने हर किस्म के इंसान से आपकी मुलाकात होनी है। तो यू कांट जस्ट हैव कि हर कोई आपको यू नो सस्पिशन की नज़र से या डर की नज़र से देखे। So we were interested in that question and trust फिर you know how लाइक हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम बहुत डेटा ओरिएंटेड हैं, ठीक है? अगर आप देखें पॉलिटिकली तो अक्सर जो ट्रस्ट होता है वो डेटा पे बेस्ड होता है। तो एक फिलॉसफर थी ओनोरा ओनील उनसे I was like really मैंने उनके रीथ लेक्चर्स सुने and you know when we were building the project we were really like influenced by the things that she was talking about in her philosophy और उसमें उन्होंने Immanuel Kant and you know different लोगों से and I had sort of बहुत मुझे दिलचस्प लोगों से मेरी मुलाकात हुई like I met the former Archbishop of Canterbury at the time Oh, wow. Rowan Williams, and you know it Hmm. was so interesting to speak to him and to hear and I मुझे मौका मिला कि मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आपने शरिया लॉ पे ये स्टैंड लिया तो आपका क्या एक्सपीरियंस है एंड ही आंसर्ड एंड आपने उनको इस्लाम की दावत दी. But the point was it was all about conversation and business and finance में Right. आपको पता है like बहुत सी इस्लामिक बैंकिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में बातचीत Hmm. हुई एंड दे वर लाइक पीपल हु हमारे कॉलीग्स थे जो कि वो स्ट्रैंड लीड कर रहे थे तो उसमें यू नो प्रॉफिट एंड डिफरेंट किस तरह से लोग ट्रस्ट का सवाल वहाँ पे भी जो होता है कि Right. इकोनॉमिकली वो किस तरह Right. से किया जाता है एंड देन How does पॉलिटिक्स में Islamic banking work? Oh, सही है, सही. I mean, it was, you know, you may agree with it or disagree with it, but it definitely works, and it was definitely something that, Of course, जी. Malaysia में it's one of the fastest growing system for investments. There's no doubt about it. Islamic banking is big money. yeah, absolutely. So I think there were lots of examples of there are. एक लास्ट कमेंट है जी मेरे एक पाकिस्तानी फ्रेंड है थोड़े से सुर्खे टाइप वो कहते हैं जी इंस्टेड ऑफ हैविंग डायलॉग्स विद अदर कम्युनिटीज मुस्लिम्स नीड टू हैव अ डायलॉग बिटवीन देमसेल्व्स कि भाई शिया सुन्नी से डायलॉग करे सुन्नी अहले हदीस से डायलॉग करे जो मुस्लिम्स के आपस में इंटरनल फैक्शंस हैं उनके अंदर इतने ट्रस्ट के इश्यूज हैं इट्स वेरी हार्ड टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट डू यू सी दैट डायलॉग बीइंग मोर इंपॉर्टेंट कि पहले मुसलमान आपस में एक दूसरे से बात कर ले कि मुसलमान है कौन. I think bilkul, yeah, you have to talk amongst yourselves as much as you need to talk outside yourself. तो ये sectarianism जो है एक बहुत बड़ा issue है. And I think because we are so busy judging who is a Muslim कि आपका इस्लाम जो है वो मेरे इस्लाम से बेहतर है या I don't know आप
आपको जहाँ whatever, there's so many differences. Yeah, but I think people do. Look, I grew up in my family. My father, I would say, is a very he's progressive, but he's also very conservative. लेकिन उनके जो दोस्त थे, they were from you know, I did meet friends who were Ahmadi. I did meet friends who were sometimes from Hindu friends, sometimes from Sikh community, and I think वो आपके जो एवरीडे इंटरैक्शंस होते हैं, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, अगर आपके ओपन माइंडेडनेस हो आपके घर में, तो फिर ये हो सकता है। एंड डेफिनिटली होता है कि लोग करते हैं बात आपस में, बट just saying that, I wouldn't say that they agreed on their religious differences. The general thing would be that people wouldn't, जब लोग मिलते हैं तो फिर वो दीन पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे तो डिसएग्रीमेंट उठेगी और डिफरेंसेस आएँगे। लेकिन देखिए जी, एक्सेप्टेबल हालात तो ये हैं कि तकफ़ीर बैनुल मुस्लिमीन इतना बड़ा इश्यू बन चुका है दैट द नंबर वन कॉज़ फॉर टेररिज्म इन ऑल इस्लामिक कंट्रीज़ इज़ टेररिज्म बिटवीन मुस्लिम्स। ये जो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, ये इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज इश्यू इन टर्म्स ऑफ हू डू वी ट्रस्ट इन आइडेंटिटी फॉर्मिंग। डू यू थिंक हमें इस पे भी कोई काम करना चाहिए फॉर द फ्यूचर? Yeah, absolutely. I think there is definitely work that people do, and there is a need to do it for sure, because I think आपने cultural dialogue का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया था, जो कि goes back to the project, I suppose, idea. बिकॉज़ जब तक डायलॉग नहीं, डायलॉग मीन्स कि आप दूसरे की बात सुनें भी और उसको समझें भी। सिर्फ़ ये नहीं कि आपने बात की और मैंने बात की और दोनों ने दूसरे की सुनी नहीं और आगे चले गए, बिकॉज़ आपका एक वो, I mean, you don't necessarily need to agree with each other, but you can still, I राइट। suppose I can use the word tolerance, लेकिन tolerance के भी बहुत से criticisms मौजूद हैं। आजकल बड़ी खतरनाक कॉन्नोटेशन है टॉलरेंस की जी। Gee, so I think it's important. Yes, definitely there are differences. It is देखें, it's also the way that we talk about Muslim community as a singular community. It's not a singular community. It's a plural. It's नो जी, communities, इट्स नॉट अ right? मोनोलिथ। It's not a जी। monolith. It's plural. It's made up of so many different kind of people, and it's really important to recognize and celebrate difference. Lekin I don't know. It's a very complicated question. I think We will save people. it for the next podcast. Dr. Amina, do you have any message for the young people in Pakistan? आपके पास कोई मैसेज हो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए? पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए मेरे लिए मैसेज आई थिंक दैट्स, मैंने ये सोचा नहीं था, आपने मुझे ये पहले वार्निंग दी कि देखिए जी, आप वो मुझे पॉप क्विज हो गया आप पे। This was not on the list of questions. या questions. My message is like, have a conversation with the person next to you and listen to them. That's all I would say, is just listen to them, don't judge Hopefully them. find somebody who's different from you and have a conversation with them, not have a person जो कि बिल्कुल आप जैसा हाँ, ही आप हो। अपने जैसों से बातें ना करें, आप किसी और से बात करें जिससे आपने पहले बात नहीं की, और उनकी बात सुनें और समझें, उनको जज मत कीजिए, उनको कंफर्टेबल, लाइक लेट देम। पहली कन्वर्सेशन में वैसे भी सब बातें नहीं होती, लेकिन जस्ट बी ओपन, डोंट दे, like as a society we hide a lot of things, as a people, not a society, as a people we hide a lot of things। हर चीज छुपाने से आपको क्या मिलता है? What is the harm in being open? What is the harm in making yourself vulnerable? You know, it is, अगर हम ये हमने जो आपने मेरे से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, ट्रस्ट, that was the thing that we learned from the different groups, was like people need a safe space to have a conversation. People want to have mutual vulnerability, कि अगर आप एक पोजीशन से आ रहे हैं तो दूसरा भी, एंड दिस इज आल्सो, आई सपोज, जो सेक्टेरियन बात हो रही थी उसमें आपकी अगर म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी है और आप ओपन हैं उसके बारे में, तो फिर ही आप आगे डायलॉग के
के लेवल पे पहुँच सकते हैं। लाइक आप सीधा कमरे में Right. जाके ये नहीं कह सकते आप मेरे साथ डायलॉग कीजिए अभी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। Right. It's a process. It's a Thank you so journey. much, Dr. Amina. Thank you so much. You've been very kind. I really appreciate your time, Jay. Thank you so much. I really appreciate your Thank time, Jay. And of you. course, Thank I you so hope much. the younger generation listens to you or शायद कोई conversation हो सके, आपस में बातचीत हो सके. Maybe Pakistanis can understand each other better. Yeah, yeah. Well, thank you, Usman. I'm already from a fellow Pakistani to another Pakistani. We're understanding. We're developing an Right. understanding. Right. Okay. Thank you Thank you. so Thank much. you.